आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि हम आफ्टर ऑल वीडियो क्यों बनाते हैं और जो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं। वाई इट इज सो कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे या पाकिस्तान पे या कश्मीर पे या नेशनल इश्यूज पे वीडियो बनाते हैं, हमारी क्या कॉम्पिटेंस है। हम जैसे मिलिट्री वेटरन्स हैं, हम आर्मी से रिटायर हो गए, तो कोई भी ये पूछेगा कि भाई आपका पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है और आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज कैसे है। तो ऑब्वियसली हम जब सर्विस में थे तो हम पॉलिटिकल एनिमल्स नहीं थे, और मिलिट्री सर्विस के दौरान पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ओपनली डिस्कस होती भी नहीं। लेकिन अभी हमें रिटायरमेंट के बाद जो हमें पता चला कि अगर हम इन विषयों को, इन सब्जेक्ट्स को ना जाने, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विद आवरसेल्फ एज इंडियन सिटीजन्स। तो हम चाहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, एंटी इंडिया न्यूज आती है, तो हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम उसको काउंटर करें और जो पब्लिक को हम अवेयर करें कि भैया सही बात क्या है, सही इशू क्या है। अब वो हम जब काउंटर करेंगे, इट कैन बी अगेंस्ट गवर्नमेंट आल्सो, इट कैन बी अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो प्रो इंडिया स्टैंड है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस का आपका एक्सपोजर क्या है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब हम मिलिट्री ऑफिसर्स थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कश्मीर। हमें पता था कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, जिसके हमारी इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, नेशनल स्टैंडिंग के लिए क्या उसके इम्प्लीकेशंस है। तो जनरली हम उन घटनाओं पे हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस अच्छा खासा था। और चूंकि एज ए आर्मी ऑफिसर और एज ए इंडियन वी आर सपोज टू वर्क फॉर इंडिया, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब सोशल मीडिया पे हम लोग आए। मेरे पर्सनल केस में मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे इतना स्ट्रांगली नेशनलिस्ट व्यू प्रोजेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं कि हम पहले नेशनलिस्ट नहीं थे, हम पहले मैं ट्विटर स्पेस पे गया और यूट्यूब पे गया। पहली बात तो मैं आपको यूट्यूब का एक अपना इंसिडेंट बताता हूं कि जब ये फार्मर एजिटेशन शुरू होने जा रहा था तो मैंने यूट्यूब पे किसी के, एक पाकिस्तानी के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। तो उसने कहा कि ये एजिटेशन बहुत लंबा खींचेगा। तो मैंने कहा मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट एक चीज तो मुझे कि इस एजिटेशन में कोई दम नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट तो ये फार्मर्स के लिए बड़ी सिंसियर है और सेंसिटिव है, उनके लिए ढंग से ही कोई लॉ बना के आएगी। तो उसने जवाब दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एंड ही वाज ए जेन्युइन गाय। उसने कहा कि सही बात है जो आप कह रहे हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये एजिटेशन खत्म हो जाएगा जल्दी, देन यू आर रॉन्ग, इट मीन्स यू डोंट नो। तो देन आई आस्क्ड हिम कितना लंबा चलेगा। तो उसने कहा कि वो एक्चुअली कनाडा में था, दैट जेंटलमैन वाज इन कनाडा। वो उसने मेरे को लिखा, यूट्यूब पे लिखा उसने कि ये एजिटेशन कम से कम 1 साल चलेगा। कैन यू बिलीव इट, ए पाकिस्तानी टेलिंग ए इंडियन सिटिंग इन इंडिया कि फार्मर्स एजिट 1 साल चलेगा। तो ये तो एक इश्यू हो गया कि एंटी इंडिया फोर्सेस कहां कहां एक्टिव हैं। हमने पिछले 1 साल में देखा, कभी ये एजिटेशन कभी वो एजिटेशन, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पे चलता रहता है। एनजीओज कितने एक्टिव हैं, कभी सेंट्रल विस्टा के अगेंस्ट में, कभी यू विल बी सरप्राइज अभी एक और एजिटेशन शुरू होने जा रहा है। केरला में जो फिशरमैन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अडानी पोर्ट के लिए, और चर्च लीड कर रहा है एजिटेशन। तो ये तो कुछ ऐसे एक्सपोजर अब हो रहे हैं। उससे पहले भी जब मिलिट्री सर्विस में थे तब भी कुछ एक्सपोजर हुए थे जहां पे एंटी इंडिया फोर्सेस बहुत एक्टिव थी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जब मैं पोस्टेड था तो वहां पे कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था। जब मैं वेलिंगटन में पोस्टेड था तो वहां पे मुझे पता चला कि फंडिंग कैसे होती है एंटी इंडिया फोर्सेस की। फिर मुझे ऐसे लोगों का एक्सपोजर हुआ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बाहर से पैसा आ रहा था। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल डिटेल में गया, बिकॉज बट आई ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को कमजोर किया जाए। तो ऑब्वियसली एज ए मिलिट्री वेटरन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ बनती है कि हम सोशल मीडिया पे आके इन फेक न्यूज को, इन फेक नैरेटिव्स को काउंटर करें। और ट्विटर स्पेस पे जब मैं गया तो उसमें तो मेरी आंखें ही खुली की खुली रह गई। सारे ही फॉरनर्स और सारे ही बात करें या तो कश्मीर की या खालिस्तान की,
और ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो कभी हुए नहीं इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में या इंडिया के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट कर रहे। तो नेचुरली फिर मुझे लगा कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, हु इज फंडिंग देम। ट्विटर पे आप देख लो, बाकी जगह देख लो, इतने फेक नैरेटिव आपको मिलेंगे। तो आफ्टर ऑल दे आर बीइंग पेड। अब मैं एक वीडियो बनाता हूं, मेरे कम से कम 4 या 5 घंटे लगते हैं। ऑफ कोर्स आई डू इट फॉर माय ओन इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट यह है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं। मगर वो लोग तो ऐसे नहीं है, उनको ऑब्वियसली समबडी इज पेइंग। तो उस इन सब चीजों को देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया, कर्नल कीर्ति शर्मा, कि मेरा मोटिवेशन ये होना चाहिए कि मैं लोगों को सही खबरें पहुंचाऊं। रिलेशंस या हिस्ट्री आप कह लो या सोशल साइंसेज, मतलब आई एम थॉरोली एक्सपोज्ड। जब मैं वेलिंगटन में पोस्टेड था तब भी मैंने एक भी लेक्चर जो बाहर से कोई आए मैंने छोड़ा नहीं होगा, मैंने मिस नहीं किया होगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन ना मांगा हो। इनफैक्ट एक बार वहां पे शशि थारूर भी आए थे, मनमोहन भी आए थे, टीएन सेशन भी आए थे, फॉरनर्स भी बहुत आते थे। तो दैट इज माय पर्पज एंड दैट इज माय कॉम्पिटेंस। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं दर्शकों के लिए कि आफ्टर ऑल इन सब सब्जेक्ट्स में आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आपका कैसे आप लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, और पर्पज क्या है एज ए पैनलिस्ट इस वीडियो चैनल के लिए आपका। ओवर टू यू कर्नल कीर्ति। अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उनको जो भी सुविधा मिलती है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि भारत में जो सरकार चला रहे हैं, जो भारत की जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है। आपको जो पीने के लिए पानी मिल रहा है, आपको जो बिजली मिल रही है, आपको जो सड़क मिल रही है, आपको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको जो पे मिल रही है, आपको जो पेंशन मिल रही है, ये सब इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भारत की सरकार है वो कितनी ईमानदार है अपने कार्य के प्रति और कितनी निष्ठा से काम करते हैं। सेना में रहते हुए जनरली आपको ये बताया जाता है और जनरली सेना के लोग अपने अराउंड की चीजों के प्रति अवेयर रहते हैं। आप जब कंपेयर करते हो जो इसके पहले की सरकारें रही हैं, मैं पिछले 20-25 साल की तो बात कर ही सकता हूं, उसके पहले शायद मेरे को इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रही होगी कि मैं उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकूं। सरकारें रही हैं, अगर आप उनका कार्यकाल देखो, कार्यकाल में खुलकर बेईमानी होती रही है। जो मंत्री रहे हैं उन्होंने बेशर्मी से देश के रिसोर्सेज को लूटा है और इन सब की पराकाष्ठा जो हुई वो यूपीए 2 में हुई, मनमोहन सिंह के सरकार में, जो कि बेसिकली मनमोहन सिंह सिर्फ कहने के लिए प्रधानमंत्री थे, असली सरकार वो गांधी परिवार बेसिकली सोनिया गांधी चला रही थी और वो एक अलायंस थी। हर एक पार्टी अपने आप ज्यादा से ज्यादा लूट का पैसा जमा करने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो डीएमके रही हो चाहे एनसीपी हो, हर एक पार्टी ने खुलकर देश को लूटा उस समय। पिछले 8.5 साल से मोदी आया हुआ है। इस 8.5 साल में अगर आप देखो तो एक भी करप्शन का एलिगेशन नहीं है, नॉट इवन वन। साथ ही साथ मैं इस बात को बड़ा प्राउडली कहता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, एक भी मंत्री नहीं है, एक भी मंत्री नहीं है किसी भी सरकार में जिसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन रहा हो। भारत देश में जहां पर मैं कहता हूं 99% आदमी बेईमान है, उसमें हम सब भी इंक्लूड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी कोशिश करता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, देश की कोई आदमी चिंता नहीं करता। ऐसे देश में एक ऐसे व्यक्ति का उदय होना और उसका प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना जो ना कि खुद ईमानदार है, दूसरों को भी मजबूर करता है ईमानदारी करने के लिए, ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट क्यों ना किया जाए। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। जब 2020 में बिहार में इनकी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की अलायंस की सरकार बनी तो एक मंत्री थे मेवालाल चौधरी, जो कि जब जनता दल यूनाइटेड के थे, उनको स्वान इन कराया गया। बाद में पता लगा कि उनके खिलाफ एक केस चल रहा है, 3 दिन के अंदर उनको रिजाइन कराया गया।
आज के दिन जब वो बिहार की सरकार बनी जिसमें जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर बनी है, शायद आपने पढ़ा होगा कि 31 में से मेरे ख्याल से 25-26 बंदे ऐसे हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं करप्शन के, और बंदों को डिपार्टमेंट का करप्शन है उसी डिपार्टमेंट का मंत्री बना दिया गया। एक मंत्री है जो कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए, उनके ऊपर चावल घोटाले का केस है। एक व्यक्ति जो कानून से भागे हुए हैं उनको कानून मंत्री बना दिया गया। तो जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स देश में होते हुए देखते हो, फिर उसके बाद जब आप सोशल मीडिया को जाते हो, जैसा कि आपने बताया, आप ट्विटर पढ़ो, ट्विटर पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, एंड आप इतना झूठा नैरेटिव देखते हो कि आपका दिल एक देशभक्त होने के नाते कहने लगता है कि यार मैं क्यों ना इस बात को काउंटर करके सही चीज दुनिया के सामने रखूं। मैं दुख के साथ कहता हूं कि आर्मी ग्रुप्स में भी कितने अफसर्स ऐसे हैं जो कि बिना किसी वजह के बेईमानों के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आते हैं, जानते हुए भी कि ये व्यक्ति बेईमान है खुद, लेकिन उसका सपोर्ट करेंगे। अभी आपका मैं एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूं, देखो अगर आप, जैसे कि आपने किसान आंदोलन की खुद ही बात बताई कि जिसमें कोई भी व्यक्ति, जितने लोगों से मेरी डिस्कशन हुआ, चाहे फेसबुक पे हुआ हो, चाहे ट्विटर पे हुआ हो, चाहे व्हाट्सएप पे हुआ हो, एक भी व्यक्ति एक सिंगल जेन्युइन पॉइंट नहीं बता पाया किसान बिल के खिलाफ। किसान पूरी तरह किसानों के सपोर्ट में थे, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, जिसको की फंडिंग की जा रही थी विदेश से, उन्होंने उस पूरे बिलों को वापस लेने के लिए मजबूर किया, और देश एक लाठी तंत्र या मोबो तंत्र के अंतर्गत वो बिल लेने के लिए मजबूर हुआ। अब दूसरा रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखो तो वो है आप पार्टी का। आप पार्टी में अभी मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से आबकारी नीति लागू की। अगर आप ट्विटर पढ़ो तो आज की तारीख में आप और आप जो समर्थक हैं इतने ज्यादा एक्टिव हैं, इतना फेक में प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको पढ़ के हंसी आने लगती। इसी तरीके से केस चल रहा है आबकारी नीति के खिलाफ, शराब के बेचने के खिलाफ। बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा विभाग में ये कर दिया, और ये दुख की बात है कि भारत की पब्लिक अभी भी इस तरीके के पब्लिसिटी सीकर्स के झांसे में आती है। दिल्ली में 2 बार अरविंद केजरीवाल जीता है, अभी पंजाब में जीता है। दूसरी तरफ उसको कंपेयर करते हो मोदी के साथ, मोदी ने हर क्षेत्र में ना, वो मोदी व्यक्ति है जो कि वो खुद भी कहता है और मैंने भी देखा है कि वो जिस चीज का उद्घाटन करता है, उसका जिस चीज में पत्थर लगाता है शुरुआत करने का, उसका उद्घाटन भी वो खुद ही करता है। तो ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट क्यों ना करें? हमारा जो मेरा पर्सनल है, मैं अपने देश का भला चाहता हूं, मैं अपने देश की तरक्की चाहता हूं कि हमारे देश का नाम संसार के दूसरे देश रिस्पेक्ट के साथ लें। नहीं, बिल्कुल सही। कर्ण कीर्ति शर्मा, आपने जो पॉइंट दिए बेसिकली एंटी करप्शन का दिया आपने एक सॉलिड प्लेटफॉर्म कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपने लीडरशिप की बात की, और आपने ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो एक्चुअली डिफेक्टो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रही हैं या जेन्युइन लीडरशिप के अगेंस्ट में काम कर रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि भाई एग्जिस्टिंग सेटअप में ये पॉजिटिव पॉइंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग कैसे कंडक्ट कर रहे हैं और कितने ढंग से कंडक्ट कर रहे हैं, सो दैट इंडिया एक सुपर पावर बने। तो आप चाहते हैं लोगों को इस मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिले आपके थ्रू कि भाई ऐसे आप इंडिया की प्रोग्रेस करा सकते हैं। और ऑब्वियसली एज आपने बताया कि आपकी कॉम्पिटेंस लेवल एज ए आर्मी ऑफिसर, आप 35 साल फौज में रहे हो, आपने लोगों के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ आपके इंटरेक्शन हुए, जिसमें आपको पता चल जाता है कि भाई हमारी स्टैंडिंग क्या है, और इंट्रिकेसीज पता चल जाती है, रिलेशनशिप की निटी-ग्रिटी पता चल जाती हैं, और ऑब्वियसली फिर आपने वो स्टैंड लिया, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को अप्रिशिएट करें, और वो करेंगे भी, हमारे जो दर्शक हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे भी। तो कर्ण कुलकर्णी, बेसिक पॉइंट जो आज का ये वीडियो बनाने का वो ये है कि जिन टॉपिक्स पे हम बनाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, तो उसके लिए आपका एक्सपोजर क्या है, लेकिन इसके अलावा और क्या पर्पज है कि आप चाहते हैं कि लोगों को क्या पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है देश के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति, व्हाई यू वांट टू लेट द पीपल नो योर माइंड, व्हाट इज द रीजन? मेरा सर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ सर। फ्रॉम मेरे बचपन से, चाइल्डहुड से, जो आजकल जिसको एक्सट्रीम राइट विंग वगैरह कहा जाता है,
आई बीन ब्रॉट अप इनटू दैट एटमॉस्फेयर। मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे संघ के एक्टिविटी में। हालांकि उनके साथ वजह से या उनके संस्कार की या मैं भी टिल आई ज्वाइंड आर्मी, मतलब 84-85 मैंने सिविल में सर्विस की आफ्टर ग्रेजुएशन पूना में। तो उस समय डेक्कन जिमखाना की शाखा में जाते थे, पहले नागपुर में हमारी रेलवे कॉलोनी की शाखा में चला। तो उसके बाद फिर 86 से डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स कट गया, बट विचारधारा सर राइट विंग रही है, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट चाहे जो आए आती रही जाती रही। और जैसे आपने कहा सर, यूजली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, एक तरह से एप्टीट्यूड कही है सर। आई एम वेटनरियन बाय डिफॉल्ट एंड आई शुड हैव बीन हिस्टोरियन, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ कोई भी चीज तो आई ऑटोमेटिकली रिमेम्बर द ईच एंड एवरी इवेंट, नॉट ओनली इवेंट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इवन एट दिस एज द डेट्स आल्सो। तो ये मेरी विचारधारा को शेप अप किया है। शायद ही कोई, मतलब अभी मैं ये कहना तो बड़ी बड़ी बात है कि, लेकिन जो भी पब्लिश हुई है आज की तारीख में, उसमें से 80% बुक्स अदर आई पजेस देम या मैंने उसको पढ़ी हुई है, और पर्टिकुलरली हिस्ट्री बुक्स इन ऑफ कोर्स आवर आर्मी लाइब्रेरीज आर एक्सीलेंटली स्टॉक्ड अप। तो ये कंटिन्यूएशन में रहा सर। अब कल कुलकर्णी, एक पॉइंट तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हिस्ट्री की इस बैकग्राउंड के साथ जब लोगों से इंटरेक्शन करते थे, क्योंकि अभी भी तो जैसे हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पे इंटरेक्शन कई बार करते हैं, तो मुझे मालूम है कि आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और आप उन हिस्टोरिकल लेसन्स का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी एक कोरिलेशनशिप ड्रॉ कर पाते हो। एग्जैक्टली ये मेरा कंक्लूजन है। तो इज दैट द राइट थिंग टू से? यस सर, बिकॉज मेरा ये मानना है सर कि एनीबडी, ये सिर्फ नॉट ओनली मी, एनीबडी हु हैज अ डिस्कनेक्ट विद हिस्ट्री कैन नॉट कनेक्ट विद हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आज हम देखते आ रहे हैं सर। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखिए, तो वी आर सफरिंग। लोग कहते हैं कि भाई व्हाई डू यू कीप ऑन, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि अभी अब तू नेहरू पे पड़ जाएगा। तो मैं उनको कहता हूं सर, फौजी कोई नहीं कहता, बिकॉज 1962 से या 48 से लेके जो आज तक हमारा जो नासूर एक कैंसर चल रहा है, वो आज तक फौजियों की जान ले रहा है। एक शर्मनाक हार हमारी हुई जो बैटल ऑफ 1962 वॉर में हुई, तो कैसे हम बोले, कोई फौजी कैसे बोले? तो हमें ये पूरा टेम्पलेट आज की तारीख में लगाना जरूरी है। फॉर दैट योर हिस्टोरिकल परसेप्शन मस्ट बी अप्लाइड टू प्रेजेंट डे सिचुएशन। उसके बाद हम उनको कह सकते हैं कि ये गलतियां जो हुई हैं वो होनी नहीं चाहिए। और एज ए वेटरन दिस विल बी माय जॉब कि मेरी पर्सपेक्टिव को डिबेट में या प्रेजेंटेशन में मैं लाऊं कि किस तरह से टुडे इट अप्लाइज वेरी मच एज इट डिड अप्लाई इन 1948 या उसके बाद में। तो हमारी जो हम गलतियों से सीखते हैं सर, और ये सीखना, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक हम उदाहरण देते हैं कि 1971 की ग्रैंड विक्ट्री, यस वी हैड ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप एट दैट टाइम, बड़ा बैलेंस रहा कि हमने रशिया को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन उसके फॉल आउट क्या हुए? नतीजा तो हमने जीता हुआ बांग्लादेश दे दिया, चलो ठीक है, दैट इज वी क्रिएटेड ए नेशन, वी क्रिएटेड हिस्ट्री। लेकिन हमारे हाथ में जो हुक्म के एक्के थे, उसका हमने किस तरह से इस्तेमाल किया? डिड वी यूज देम? वो जो हमारे ट्रम्प कार्ड्स थे, क्या हमने उसको हमारे एक प्रॉब्लम को परमानेंटली सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो ये वो आज तक प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये आज के टेम्पलेट में लगा के जाना, उसका टेम्पलेट आज की तारीख में लगाना बहुत जरूरी है। और ये मेरा एम रहेगा सर कि ये दिस विल बी माय प्रेजेंटेशन पॉइंट्स या मेरा डिबेटिंग पॉइंट्स या मेरी आइडियोलॉजी कि व्हाई गुड गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इंडियाज प्रेजेंस एंड फ्यूचर। और इसको गलतियां को साफ करने के लिए हमें कुछ टाइम लगेगा। यू कैन नॉट जस्ट स्वीप द कारपेट। ये कारपेट नहीं है, ये बहुत बड़ा मैदान है जिसको साफ करना है। तो फॉर दिस आवर पार्टिसिपेशन एज वेटरन्स एंड आवर इनपुट्स, एक्सपोजर हमारा बहुत जबरदस्त है। तो इसका इनपुट्स हमें सोसाइटी तक, एक नॉर्मल सिविलियन सोसाइटी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
नो नो, बिल्कुल सही कर्नल कुलकर्णी। और आपने लीडरशिप की बात कही ना, कर्नल कीर्ति ने भी लीडरशिप की बात कही। इनफैक्ट कर्नल कीर्ति ने तो ये तक कहा कि भाई ये मोदी है, वो लीडर है, ऐसा लीडर हमें मिल गया तो शायद वी आर लकी। आई आल्सो से द सेम थिंग। और एक कॉन्ट्रास्ट है जो लोगों को मालूम होना चाहिए। और आज मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं इस पर्पज से बना रहा हूं कि लोगों को पता चले कि आफ्टर ऑल हमारी थिंकिंग क्या है। जो भी कोई इवेंट होती है उसको हम जब एनालाइज करेंगे तो हमारी थिंकिंग उसको इन्फ्लुएंस करेगी। 1962 में जो हुआ और जो एज ए फौजी हमें मालूम है, हमें तो कहीं इंटरनल न्यूज भी मालूम है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इश्यू। और जो अभी लद्दाख में जब चाइना वहां पे आया, जब वहां पे हुआ, तो दोनों में कितना बड़ा कंट्रास्ट था। मतलब आप समझो कि और उस हालत में अगर कोई ये कहता है कि आप नेहरू के क्यों अगेंस्ट में हो, तो अरे मैं फिर क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। दैट जेंटलमैन, मतलब कितने भी हार्श वर्ड बोलूं उसके अगेंस्ट में, जिसको ये नहीं पता कि दुश्मन दरवाजे पे है और वो कह रहा है आई हैव टोल्ड द आर्मी टू थ्रो देम आउट। और उसी का कंट्रास्ट देखो कि मोदी वहां पे लद्दाख में बैठा हुआ था और कह रहा था कि ठीक है आने दो देखेंगे। मतलब लीडरशिप की एक पराकाष्ठा। और मैं ये नहीं कहता कि उस टाइम पे वी वर थॉरली प्रिपेयर्ड, बट एक बात तो बिल्कुल तय थी और चाइनीज को भी ये पता चला कि अगर तुमने अटैक किया तो ठीक है, हो सकता है तुम्हारी सुपीरियरिटी हो, तुम थोड़ी बहुत जमीन वमीन ले लो, मगर कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट द लीडरशिप इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज व्हाट आई वांट पीपल टू नो, एंड दैट इज व्हाई वी मेक द वीडियोस। यही तो वेरी पर्पज है ट्रू ना। और हमारा वेरी ट्रू एक्सपोजर है, हमारा एक्सपोजर है, हम लोग फौजी हैं, वेटरन्स हैं, हमने पढ़ा है। आप तो बिल्कुल ही हिस्टोरियन रहे हो और हिस्ट्री मेरा ही पैशन रहा है, कीर्ति का भी रहा है। तो ऑब्वियसली वी हैव गॉट एक कॉम्पिटेंस है हमारे पास लोगों को ढंग से कन्वे करने के लिए कि सही रास्ता क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे कितने गलत नैरेटिव्स लोग फीड करते हैं लोगों को मिसगाइड करने के लिए। और इट्स नाइस दैट वी ऑल थ्री, और उसमें ऑफ कोर्स बाकी लोगों का भी मैं ऐसे ही पर्सपेक्टिव लूंगा। इट इज नाइस दैट वी आर मेकिंग वीडियोस ऑन दिस टॉपिक्स। लेट द पब्लिक बी अवेयर सही बात क्या है, गलत बात क्या है, और उसमें से वो एनालाइज करें। अगर उनको बेटर अल्टरनेटिव मिलता है मोदी का, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी ए नेशनलिस्ट अल्टरनेटिव, somebody who dies for India, not that people like A B C D। और आप लीडरशिप की बात करते हो ना, कई लोग, मुझे गुस्सा भी आता है इस बात पे कि जब वो ओप पवन हुआ, कैसी लीडरशिप हमने प्रोवाइड की, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप थी, एक फौज को वहां पे जाके और उनको डाल दिया। एंड देन दे से कि लुक, राजीव गांधी वाज ए वंडरफुल लीडर, ही मस्ट हैव बीन ए वंडरफुल लीडर। आईटी में उसने अच्छा काम किया, आई डोंट डिनाई। नेहरू ने भी अच्छा काम किया कुछ फील्ड में, मैं उसको भी मना नहीं करता हूं। बट पॉइंट ये है कि हिस्ट्री कैसे जज करती है किसी को। हिस्ट्री तो आपको इस तरीके से जज करती है, 15 साल बाद पता चला कि आपको पता चला कि नेहरू ने तो कितना बड़ा एक कैंसर पकड़ा के हमें चला गया, वो 62 का तो पकड़ा दिया और ऊपर से कश्मीर का ऐसा पकड़ा। एंड सेम अप्लाइज फॉर गांधी जी। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, पीपल शुड नो कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की। तो दैट इज द पर्पज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप साथ में हो। एंड with this background, with this much experience of more than 100 plus years with all three of us, and of course गिरीश जी और गणेश जी भी आएंगे, तो पॉइंट ये है कि हमें लोगों को कन्वे करना है कि भैया दिस इज द राइट लाइन फॉर दिस कंट्री। ऑफ कोर्स हम कम्युनिटीज को साथ लेके चलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट बेसिक पर्पज इज कि इंडिया में सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और लोग ढंग से गाइड हों। देखिए, जैसे अभी आप लद्दाख के बारे में बता रहे थे, जब चाइनीज इनकर्शन हुआ, मेरे को एक इंसिडेंस याद आ गया जो कि मैं मोदी की लीडरशिप कैपेबिलिटी के बारे में आपसे करता हूं। जब मोदी वहां गए तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और जो कोर कमांडर है वो उनको ब्रीफ कर रहे थे। उनके ब्रीफ का मेन फोकस ये था कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना की क्या तैयारियां हो रही है। तो मोदी ने उनको बोला, कहता है चाइना की बात तो ठीक है, पहले अब मेरे को आप ये बताओ कि आप क्या कर, आप क्या करना चाहते हो। मगर लुक एट द नरेटिव। अभी तक हम जब भी चाइना से हमारा कोई भी मुकाबला होता था, हमारी सिर्फ ये सोच होती थी कि हम कैसे बचाव करें। मैं एक सीनियर आर्मी अफसर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ जहां पर कि जीओसी यूबी एरिया बात कर रहे थे। उन्होंने
कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो हमारे बॉर्डर के पास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हम इस डर से नहीं बनाते हैं। सरकार का ये मानना है कि अगर ये बना दिए तो ये चाइनीज फोर्स को मदद करेंगे हमारे देश के अंदर आने तक। ये सरकार की सोच थी 2014 तक कि हम बॉर्डर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें। जब से आया है उसने बॉर्डर के रोड्स, बॉर्डर के ब्रिजेस सब अच्छे से बहुत तेजी से काम हुआ कि जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो जो हमारी फोर्सेस हैं करके हम बॉर्डर तक ले जा सकें। तो सोच में फर्क है कि पहले हम ये डर रहे थे कि अगर हम रोड बना देंगे तो वो अंदर आ जाएंगे। अभी हम रोड इसलिए बना रहे हैं कि हम रोड से अपनी फोर्स को बॉर्डर पे ले जाके चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक सोच का फर्क है। कंट्री वही है, सेना वही है, कोई परिवर्तन नहीं आया। ये सिर्फ जब लीडरशिप की सोच में परिवर्तन आता है तब देश में परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कर्नल कीर्ति, कर्नल अमोद, आप कुछ कह रहे थे बिफोर वी क्लोज अप। नहीं सर, आपने जो पॉइंट कहा था सर, द नैरेटिव जो आपका आजकल सोशल मीडिया में मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये जो इनफैक्ट मैं मतलब उस फॉर्मेशन के हेडक्वार्टर्स में था जहाँ जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरिया। तो आई हैव ट्रेवल्ड द एंटायर सेक्टर सर, राइट फ्रॉम दमचौक टू SSN जो कहते हैं, जो अक्साई चीन को कहते हैं, जहाँ डेवलप ऑलरेडी वगैरह सब सेक्टर नॉर्थ उसको कहते हैं सर, SSN। तो ये जो लोग अभी जो प्रॉब्लम हुई चाइना के साथ में 1.5 साल पहले, नॉट ए सिंगल रिपोर्ट वाज इवन अलाउड टू गो बियॉन्ड लेह। अब लेह में बैठ के उन्होंने पता नहीं कौन से 1 फिंगर 4 फिंगर 3 फिंगर को कुछ पता नहीं ग्राउंड में क्या है। और हमारे एक अपने ही अजीम लीडर ने मतलब उन्होंने कह दिया कि देखो उन्होंने ब्रिज बना लिया पेंगोंग त्सो के ऊपर, बना लिया है। आप किसी को ये पता नहीं है कि 1962 में जो पेंगोंग त्सो का डिवीजन हुआ था, इट इज ए लाइन ऑन द वाटर। बस दोनों तरफ के ज्योग्राफिकल फीचर्स को लाइन में एक रख के वो एक लाइन खींची गई है कि इस तरफ का पानी हमारा, इस तरफ का। तो अबाउट 65% 60 to 65% जो है पेंगोंग त्सो इज विद चाइना और बाकी हमारे पास में है। तो ये नैरेटिव सैटेलाइट के फोटो देखकर एक उसका नैरेटिव बनाना, जब आपको फिजिकली पता ही नहीं है और उसको रिप्रेजेंट करते रहना मतलब टू जस्ट वॉश ब्रेन वॉश द माइंड विदाउट नोइंग एनीथिंग। ये इसको करेक्ट करने के लिए वेटरन्स का होना और उनका अपना व्यू रखना जो ग्राउंड में रहे हैं बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, थैंक यू कर्नल अमोद। और यही पर्पज एक्चुअली आज की वीडियो का बनाने का है कि वेटरन्स का क्या रोल है, और हम लोग वेटरन्स का तो बाकी लोग का जो है वो अपना करें। हमारा रोल ये है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें लोगों को सही नैरेटिव देने में, विदाउट गेटिंग सब्जेक्टिव, विदाउट गेटिंग बायस्ड, एंड एंटायर पर्पज इज इंडियन पर्सपेक्टिव हमने लोगों के सामने रखना है। ये वीडियो बनाने का जो स्पेसिफिक पर्पज था वो ये बताना है लोगों के जो आर्मी वेटरन्स हैं, मिलिट्री वेटरन्स हैं, वो कितने सेंसिटिव हैं देश की रिक्वायरमेंट के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, सोसाइटी के प्रति। हम लोगों को आइडिया है कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, गुड लीडरशिप क्या होती है, देश हित क्या होता है, और खैर सभी भारतीयों को पता होता है कि देश हित क्या है। बट इसके बावजूद भी जो गलत नैरेटिव सेट होते हैं सोशल मीडिया पे, और जो लोगों के ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं कई बार गलत डायरेक्शन में। और आज मैंने देखा कि जैसे जो एनजीओज हैं एजिटेशंस को लीड करते हैं, ये भी रियलाइज नहीं करते वो देश की प्रोग्रेस को कितना हैम्पर कर रहे हैं। इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हम सब ने, ईच वन ऑफ अस हैज टू प्ले ए रोल। इट कैन नॉट बी माय रोल ओनली, इट कैन नॉट बी योर रोल ओनली, it has to be role of everybody, and we have got a strong leadership. I am not saying that you support Modi in a subjective way. Find out the faults, but find out the faults, जो perspective, जो context है वो देश है। I hope I am able to convey the right feelings to you. Military veterans की यही जिम्मेदारी है। Thank you so much for watching. I will see you in next video. मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि please like, share and subscribe. Thank you.